Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying very hard and thinking even harder. बेटा मैं लाइन हमेशा हर लेक्चर में बोलता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग सोचना शुरू करें, आप लोग हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू करें। अपने आसपास जो आप ऑब्ज़र्व करते हो, कोई भी फिज़िकल फिनोमिना कुछ भी हो रहा होता है, आप उसको क्वेश्चन करें क्योंकि क्वेश्चनिंग से ही आपका आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको जब कोई पढ़ाता है तो आप उसके बारे में अपना ओपिनियन भी रखो कि ओके मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, राइट। और कभी भी डरना नहीं है, क्वेश्चन पूछने से नहीं डरना है और क्वेश्चन ज़रूर पूछना है, राइट। क्वेश्चन बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम ये मान लेते हैं कि ये बहुत सिली क्वेश्चन है। बिलीव मी, सिली क्वेश्चन नहीं होते, राइट। तो आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं, क्वेश्चन ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में नीचे जहाँ पर होता है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, जैसा भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, राइट। क्योंकि हर स्टूडेंट का, हर इंसान का किसी भी चीज़ को देखने का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपने वो हर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट होती है। तो आपका अपना परसेप्शन आपको ज़रूर रखना है। आपको क्वेश्चन जैसे कोई समझा रहा है, मैं बहुत इजीली कुछ चीज़ बोल दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दिमाग में आपको उतना इजीली समझ आ जाए। तो आपको अपना आइडिया ज़रूर रखना है, आपको पूछना है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, राइट। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो मेन जो चीज़ है बेटा साइंस के अंदर वो क्वेश्चनिंग है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। आज हमारा थर्ड लेक्चर है वर्क पावर एनर्जी का, और आज हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। बट एनर्जी सबको पता है क्या होती है, राइट। लेकिन आज हम उसको थोड़ा टेक्निकली पढ़ेंगे कि उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, यानी कि उसको गहराई में जाके पढ़ेंगे। सुपरफ्लुअसली काम नहीं चलेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ के बेटा काम नहीं चलेगा, राइट। जितनी गहराई में आप जाओगे उतना ही सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा। एंड उसका एक ही रीज़न है, उसका एक ही मेथड है, वो है बेटा क्वेश्चनिंग। ओके, सो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। एक ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है तो ही वो वर्क कर सकता है। और बेटा वर्क कौन सा? जो हमने फिजिक्स का वर्क स्टडी किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क क्या होता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्क्स गोइंग अराउंड अस, राइट। हमारे आसपास बहुत वर्क हो रहा है, लेकिन फिजिक्स का वर्क क्या होता है बेटा? मैकेनिकल वर्क। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है तो वो मैकेनिकल वर्क कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज एक गाड़ी है, एक गाड़ी चल रही है, तो अगर वो किसी को हिट करे तो गाड़ी उस पर फोर्स लगा सकती है और उसको डिस्प्लेस कर सकती है। सो कार कैन डू द वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर गाड़ी खड़ी हो, राइट, इफ़ कार इज़ एट रेस्ट, तो वो किसी को पुश करके वर्क नहीं कर सकती। तो यानी कि कार के पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ताकि वो जाके किसी को डिस्प्लेस कर दे। और ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट बेटा बहुत सालों से हमारे पास है, इसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, राइट। जैसे पुराने टाइम में अगर आप देख सकते हो, हिली एरियाज़ में ज़्यादा होता था कि रिवर के वाटर जो फ्लो करता है उससे आटा पीसा जाता था। सर आटा कैसे पीसते थे? उससे बेटा वाटर के पास वेलोसिटी होती है, हम बोलते हैं वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आज हम उसको ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो पानी चलता है तो वो क्या करता है, वो दो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, एक नीचे रखा होता है एक उसके ऊपर, और उसके बीच में गेहूं डालते हैं, वीट डालते हैं। तो उसके बाद जब वाटर लगता है तो वो पत्थर ऊपर वाला ऐसे घूमता है, उससे क्या होता है, वीट क्रश हो जाती थी। तो यानी कि आटा उससे बनाया जाता था। तो क्या था, वाटर के पास एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अभी भी हम आजकल हम क्या करते हैं, वाटर ऊपर से गिरता है किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। टरबाइन घूमती है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी को पहले ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आपने सुना हुआ है, लेकिन बेटा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड होता है, राइट। आप बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा उससे ईजी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी, आज हम काइनेटिक एनर्जी ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर के पास ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है और वो नीचे आया, ब्लेड पर गिरने से पहले, टरबाइन का एक
ब्लेड होता है उस पर गिरता है तो वो उसको धक्का देता है और वो उसको घुमाता है। तो ब्लेड पर गिरने से पहले वाटर के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। एंड धीरे धीरे बेटा आपको पता लगेगा, मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा सर कितने टाइप की एनर्जी है, सर 20 टाइप्स, 10 टाइप्स की एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मे बी और भी शायद कोई नाम हो सकता है। लेकिन बेटा एनर्जी सिर्फ 2 ही टाइप की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे, राइट। वो ज़्यादा सिर्फ टच करने के लिए आपको बताया जाता है ताकि आपको सारों का नाम याद हो जाए। बट अदरवाइज एनर्जी के 2 ही टाइप हैं बेटा, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। वो हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है तो इसका मतलब है कि वो वर्क कर सकता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देके उसको मूव करवा सकता है। वर्क करने का मतलब एक ही है बेटा फिजिक्स के अंदर, मैकेनिकल वर्क। सो लेट अस स्टार्ट, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। एनर्जी क्या होता है, इट इज द कैपेबिलिटी of an object to perform work। अगर ऑब्जेक्ट के पास बेटा एनर्जी नहीं होगी तो वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। इसके अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हमने जो पढ़ना है वो है काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। फिर भी बेटा मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है प्लीज़ डेफिनेटली आपको पूछना चाहिए। जो मैंने बोला उसी में से ही आपको बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ आए होंगे, राइट। आपको बात को पकड़ना है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी जब आप पढ़ते हो, जब कोई टीचर आपको कुछ समझाता है, आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, तो आप हर एक वर्ड को ध्यान से सुना करो बेटा, राइट। एक एक वर्ड के मीनिंग होते हैं बेटा। साइंस के अंदर तो एक वर्ड इधर से उधर हो जाए तो बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो आपको इतना प्रिसाइजली ही पढ़ना है, बहुत फोकस्ड होकर बैठना है, राइट। और उसके बाद आपको अच्छे से, बिलीव मी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज द एनर्जी possessed by an object on account of its motion, on account of its motion। ऐसा यूनिट बेटा क्या है इसका, जूल है। ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, जूल। स्केलर क्वांटिटी है, राइट। एंड जूल एंड सीजीएस भी लिख सकते हो आप। सीजीएस यूनिट जो होता है वो अर्ग्स होता है, एंड 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग्स। और इसके डायमेंशंस जो होते हैं ml² T-2, ये इसके डायमेंशंस होते हैं ml² T-2। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। पानी है बेटा लेक के अंदर, वो रेस्ट पे है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन रिवर के अंदर वाटर चल रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। हवा चल रही है, विंड, एयर के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, राइट। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो यस है, लेकिन पूरी एयर ऐसे नहीं चल रही, राइट। तो विंड जो है, विंड में आपको काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे जाएगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम बोलेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एंड एसआई यूनिट इसका जूल है बेटा। किसी भी टाइप की एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। ये सारा कुछ एनर्जी, हर टाइप की एनर्जी के लिए कॉमन है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेटा फॉर्मूला होता है ½mv²। और इसको कई बार ½mv⁻v भी लिख देते हैं। ½ mv² इसका फॉर्मूला है, राइट। हम इसको निकालेंगे भी, कैसे आया है अब ध्यान से समझना।
मैं चाहता हूँ बेटा आप क्वेश्चंस करें, जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छे से क्लियर होंगे। अब बेटा इसका ये फॉर्मूला बना कैसे, लेट अस सी। सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने F फोर्स लगाई। इस F फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो S डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था बेटा, और हमने इस पे F फोर्स लगाई, और जिस डायरेक्शन में F फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में मान लेते हैं इसने S डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, राइट। अब लेट अस सी, और क्योंकि बेटा फोर्स F लग रही है, कोई और फोर्स नहीं है, राइट, देयर इज नो अदर फोर्स, एक ही फोर्स F लगी हुई है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो जब फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, और मान लेते हैं S डिस्टेंस ट्रेवल करके इसकी वेलोसिटी आ गई v। v इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। लेट अस सी, सबसे पहले वर्क कितना हुआ, वर्क हो गया बेटा F वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो F S cos 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, तो ये हो गया बेटा F S cos 0 क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब फोर्स को हम लिख सकते हैं बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू S, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 0, एक्सेलरेशन इसकी होगी बेटा F बाय m, एंड फाइनल वेलोसिटी है v, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा S, राइट। तो हम यहां से पुट कर लेते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। u 0 है बेटा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 2as, तो a की वैल्यू कितनी आ गई v स्क्वायर बाय 2s, ये एक्सेलरेशन है। तो हम इसमें पुट करते हैं m v स्क्वायर बाय 2s, तो बेटा s कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, हाफ mv स्क्वायर। तो हमने इतना वर्क परफॉर्म किया हाफ mv स्क्वायर, तो वो वर्क कहाँ गया, वो वर्क बेटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया, राइट। हम इसको ऐसा बोलते नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टर्म। ये ऑब्जेक्ट यस इसके अंदर आ गया है, जो हमने वर्क किया है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट। किस फॉर्म में, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, राइट। ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। देखो बेटा, जब भी कोई वर्क किया जाता है किसी के ऊपर, उससे कुछ ना कुछ चेंज होता है। जब आप किसी के ऊपर वर्क करोगे, हो सकता है बेटा वो गर्म हो जाए। जैसे देखो, जब आप अपने हाथ को ऐसे मूव करते हो उसके ऊपर, तो आप फील कर सकते हो कि गर्म हो गया। तो जब भी आप वर्क करोगे कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, जो आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, इसका मास भी हम लिख देते हैं m, राइट। जो भी आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया वो कहाँ गया, वो इस ऑब्जेक्ट के पास है, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यही वर्क जो है बेटा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे आपको देखने वाली चीज़ है, सर तो फिर क्या वर्क काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, वर्क अलग होता है, राइट। वर्क आपने परफॉर्म किया, यस, कई चीज़ों में वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाता है, बट हर सिचुएशन में नहीं आएगा। तो यही चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ जब पढ़ाता हूँ। बेटा आप क्या करते हैं, जो बच्चा कैजुअली देखेगा, अगर आप बहुत अलर्ट होकर नहीं पढ़ रहे तो आप देख लोगे, आप क्या करोगे, आप इसको धुंधला सा याद कर लोगे, अच्छा कहीं पर वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया था, इसका मतलब बच्चे ने बस इसको याद कर लिया। लेकिन ये गलत है, ये सिर्फ इसी केस में आया बेटा। कई बार वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी आएगा। तो ऐसे नहीं कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, यस हो सकता है कई जगह बेटा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगी, तो आप सोचोगे अच्छा पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक के इक्वल होती है। नो, कभी हो सकती है। वही सिचुएशन आपको ध्यान से समझने पर आएगी। कई बच्चे बोलते हैं सर वो सारे केसेस लिखवा दो, बेटा इतने केसेस बन जाएंगे कि वो पॉसिबल नहीं होगा उनको याद करना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो मैंने क्या किया, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने डिराइव किया। इसको कैलकुलस से भी डिराइव किया जा सकता है, लेकिन मेन चीज़ है कि आप इसको हाफ mv स्क्वायर को याद रखो कि हमने जब ऑब्जेक्ट पे वर्क किया तो वो वर्क जो है वो
ऑब्जेक्ट के अंदर किसी फॉर्म में आ गया, यहाँ पर किस फॉर्म में आया है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आया है। कई बार बेटा वर्क हीट की फॉर्म में भी आपको मिलेगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आगे चैप्टर्स हैं, तो हर तरह की चीज़ें होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको मग करना, रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा सा अच्छे से समझो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो बहुत मज़ा आता है क्वेश्चन करके। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला निकाल लिया, ½ mv², एंड यस इस चीज़ से बचना है कि सर वर्क काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, यस इस केस में है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, डिस्कशन करते हैं बेटा। इसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी, हमने पहले भी लिख लिया था, एक बार और लिख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सेकंड बेटा काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ½ mv² है और v स्पीड है, बेटा स्पीड तो डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो। मान लो 2 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं और वो गाड़ी चल रही है, तो जब अगर आप उनमें से किसी से पूछोगे कि क्या आपका नेबर चल रहा है, तो बोलेगा कि नहीं वो रेस्ट पे है, क्योंकि उसके हिसाब से वो रेस्ट पे है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, राइट। यानी कि आप आपको एक छोटा सा बेटर एग्जांपल देता हूँ। हम लोग सपोज अपने फ्रेंड के साथ ग्राउंड पे खड़े होकर बात कर रहे हो। अब बेटा आपसे पूछा जाए क्या आपका फ्रेंड मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, तो आपका क्या आंसर होगा, एक्सक्यूज मी, तो आप आंसर करोगे माय फ्रेंड इज़ एट रेस्ट। लेकिन आपको पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऐसे घूम रही है, तो बेटा जो भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है वो भी घूम रहा है। तो आपसे पूछा जाए अगर क्या आपके फ्रेंड के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो आप बोलोगे नो ही इज़ एट रेस्ट, सो ½ mv² 0 आ गया। लेकिन समबडी अगर मान लो कोई स्पेस से देख रहा है हमें, एक्सक्यूज मी, एक टेलीस्कोप लेके, तो वो टेलीस्कोप से हमें देख रहा है और टेलीस्कोप से देखेगा और उससे पूछा जाए कि क्या आपके फ्रेंड के पास काइनेटिक एनर्जी है, व्हाट विल हिज आंसर बी, उसका आंसर होगा यस है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो आप दोनों ट्रू हो, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा फ्रेम पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये फ्रेम अच्छे से समझना है तो आपको लॉज ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर देखना चाहिए, उसके ऊपर मैंने स्पेशल एक लेक्चर बनाया था ताकि आपको समझ आए कि कहाँ से देखने पर क्या होता है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स द ऑब्जर्वर। मतलब दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्रक है, वैसे आई नो आपको समझ आ गया है, ये ट्रक है, इसमें 2 लोग हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये रोड पे चल रहा है और ये सी है। अकॉर्डिंग टू सी, बी हैज़ काइनेटिक एनर्जी, but according to A, B has no kinetic energy। अगर A से पूछा जाए कि B के पास काइनेटिक एनर्जी है या नहीं, तो A का आंसर क्या होगा, नहीं, B इज एट रेस्ट, क्योंकि A को B का मोशन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। बाकी हम इसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा इसको अप्लाई कैसे करना है। फॉर्मूला इज सिंपल बेटा, ½ mv²। अब बेटा नेक्स्ट है इसका रिलेशन विद लीनियर मोमेंटम, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी बहुत यूज़ होगा, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होगा। सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद लीनियर मोमेंटम।
ओके, देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। सर ऐसा क्यों किया है, आप देख सकते हो ये बन गया बेटा p का स्क्वायर, बिकॉज p जो होता है बेटा वो mv होता है, तो ये mv का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि p स्क्वायर बाय 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत यूज़ होता है बेटा एक्सटेंसिवली इन क्लास 12th, काफ़ी सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है, तो आपको ये अच्छे से समझना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये आपको याद रखना है। एंड यहीं से आप लीनियर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, p इक्वल्स टू अंडर द रूट 2mk, या आपने लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख दिया, राइट। तो ये दो रिलेशन हैं जो हम यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m एंड p इक्वल्स टू अंडर द रूट 2mk, राइट। अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और एक k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m एंड p इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk। अब इनको न्यूमेरिकल्स में लगा के देखते हैं बेटा, ठीक है, ओके। एंड बेटा क्वेश्चन जरूर क्या करो, न्यूमेरिकल्स जितने आप करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे आपके, ओके। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is moving with a velocity of 3i cap plus 4j cap meter per second. Find its kinetic energy. अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, अच्छा पार्टिकल छोटा हो गया, राइट, पार्टिकल तो हल्का होना चाहिए, ठीक है, हम इसको थोड़ा और छोटा कर देते 0.1 kg, ठीक है। अब आई थिंक इट साउंड्स ओके। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर है, तो v में क्या पुट करेंगे, कुछ लोग बेटा इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3i प्लस 4j कैप का स्क्वायर कर दो, बेटा गलत है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वेक्टर्स वाले लेक्चर देखने चाहिए। बेटा वेक्टर का स्क्वायर नहीं हो सकता, वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डायरेक्शन का डायरेक्शन से मल्टीप्लिकेशन इज़ अब्सर्ड, पॉसिबल नहीं है। वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होता है, राइट। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो पहले हमें बेटा वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है, जिन्होंने वेक्टर्स अच्छे से किया उनको बिल्कुल पता होगा, बाकी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। बेटा कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करना होता है, आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, कितना आ गया, अंडर रूट 9 प्लस 16, तो वी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, k इक्वल्स टू हाफ इंटू 0.1 इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 1/2 इंटू 2.5, 25 इंटू 0.1 2.5, तो कितना आ जाएगा 1.25 जूल। सो इतनी काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल के पास होगी। सो यू कैन सी हाफ एम वी स्क्वायर को भी ये कैसे ट्विस्ट करके आपसे पूछ सकते हैं। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा आप क्वेश्चन के बाद पॉज भी कर सकते हो, जब आप ये लेक्चर देख रहे हो आप खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद आपको अगर नहीं समझ आता है तो आप चेक द सॉल्यूशन, बट एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो। लेट अस सी क्वेश्चन क्या कहता है। Particle is thrown with a velocity u at an angle theta, with the horizontal,
as it reaches the highest point, its kinetic energy is half of the initial काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी से आपने इसको फेंका था पार्टिकल को, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यानी कि मैक्सिमम हाइट, तो देखो बेटा यहाँ पर प्रोजेक्टाइल इंट्रोड्यूस हो गया। अगर आपने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिजिक्स में बेटा ये एडवांटेज है, लेकिन यही डिसएडवांटेज एडवांटेज आप दोनों बोल सकते हो। अगर प्रोजेक्टाइल अच्छे से आता है तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लेकिन नहीं आता है प्लीज़ आप उसका लेक्चर्स देखो ताकि आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसने क्या बोला, आपने ऑब्जेक्ट को फेंका u वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं थीटा एंगल पे, ओके। अभी बोलते हैं जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ये मान लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी k है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी k/2 है, ये बोला इन्होंने बेटा, राइट। अब लेट अस सी इनिशियल काइनेटिक, इसको इनिशियल ले लेते हैं और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा फाइनल, और आपको कंडीशन दे दी k फाइनल इज k इनिशियल अपॉन 2। जो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है वो जितना आपने फेंका था उस एनर्जी की बेटा आधी है, ओके। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। k फाइनल इक्वल्स टू k इनिशियल अपॉन 2, ये रिलेशन हो गया हमारे पास। k इनिशियल लिखते हैं पहले, हाफ mu², k फाइनल लिखते हैं। बेटा जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है, क्योंकि बेटा तभी ये हाईएस्ट पॉइंट बनेगा ना। अगर वर्टिकल वेलोसिटी हुई तो ये और ऊपर जाएगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे आके वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर। तो बेटा अब इसको लिख लेते हैं हम k फाइनल, यानी कि ये जो है हाफ m u² cos² थीटा इक्वल्स टू हाफ m u² अपॉन 2। ओके, लेट अस सी, हाफ m u² तो सीधा कैंसिल हो गया बेटा, ये देखो हाफ m u² एंड हाफ m u², तो आपके पास क्या आ गया, cos² थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2 आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी कि आपका जो प्रोजेक्टाइल था वो कितने एंगल पे फेंका गया था, 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया था। सो यू कैन सी थोड़ा सा इसमें प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगा है, बट अदरवाइज यू कैन सी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही बचता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछने हैं बेटा, क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में आता है आप प्लीज़ उसी वक्त जब आप लेक्चर देख रहे हो आप उसी वक्त टाइप करके नीचे पूछ सकते हो, क्योंकि कई बार वो बाद में हम सोचते हैं कि बाद में पूछेंगे, लेकिन फिर वो बाद में दिमाग में नहीं आते। क्वेश्चन पूछने चाहिए बेटा, जितने आप क्वेश्चन पूछोगे बिलीव मी उतना आपको फ़ायदा होगा, राइट। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। linear momentum of an object is made twice. Linear momentum of an object is made twice. What is the percentage change in the kinetic energy? Linear momentum of an object is made twice. What is the percentage change in the kinetic energy of the object? Right, ये भी लिख लेते हैं। Let us try to solve this. मान लेते हैं बेटा ये कि ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसका लीनियर मोमेंटम है कुछ,
और इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब बेटा आपने क्या किया, इसका लीनियर मोमेंटम डबल कर दिया यानी कि 2p। अब ये पूछ रहे हैं पहले k थी मान लो, या k इनिशियल लिख लेते हैं, वो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और अब k फाइनल हो गई, यहाँ पे k इनिशियल थी, अब k फाइनल। ये बोल रहे हैं परसेंटेज चेंज कितना हो गया, राइट। तो बेटा यहाँ पे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। मैं आपको बेसिक फार्मूला दे दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप यू कैन राइट डाउन, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये हर फिजिक्स के हर उसके अंदर, हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। तो आप जिसको भी अगर परसेंटेज में प्रॉब्लम होगा, यू कैन राइट कि परसेंटेज के ऊपर एक लेक्चर आप डाल दो, तो आपको मैं परसेंटेज एक डिफरेंट तरीके से कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा परसेंटेज। यही चीज़ें हैं जो आपको तंग करती हैं, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। आपको फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन एंड में मान लो ये सब करना आता है। फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है बेटा, k = p²/2m, काइनेटिक एनर्जी = p²/2m ही लगना है, लेकिन परसेंटेज निकालना नहीं आता बेटा, आंसर नहीं आएगा, राइट। और बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ ही आनी चाहिए बेटा। ओके, सो लेट अस सी क्या करें। लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ट्वाइस। ओके, पहले काइनेटिक एनर्जी k इनिशियल = p²/2m। अब काइनेटिक एनर्जी k फाइनल = p की जगह कितना आ गया बेटा, 2p²। बेटा ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं 2p², वो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, क्योंकि 2p का होल स्क्वायर करना है। p की जगह सर इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि अब ऐसे करो देखो 4 आ जाएगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो 2p² बन जाएगा, 2 अकेला रह जाएगा, राइट। आई नो ये छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, बट बेटा ज़्यादातर लोग इसमें एरर करते हैं। अगर आप नहीं, आपका मैथ्स अच्छा है तो इट्स वेरी नाइस, बट अदरवाइज कोशिश करो कि आप ब्रैकेट लगाओ अपॉन 2m। तो k फाइनल कितना आ गया बेटा, 4p²/2m। ओके, तो आप देख सकते हो k फाइनल कितना आ गया बेटा आपके पास, 4 टाइम k इनिशियल। अब इसने बोला, अब देखो आप यहाँ तक भी पहुँच गए और अगर आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला नहीं पता, यू विल गेट स्टक, फिर आप फंस जाओगे। तो आप परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होगा। परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। अच्छा, चेंज कितना होता है बेटा, k फाइनल माइनस k इनिशियल अपॉन k इनिशियल इनटू 100। अब k फाइनल माइनस k इनिशियल, k फाइनल क्या है बेटा, 4k इनिशियल, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3 टाइम्स k इनिशियल अपॉन k इनिशियल इनटू 100। तो k इनिशियल कैंसिल हो गया बेटा, 300%, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 300% इंक्रीज हो गई है। तो जब आपने लीनियर मोमेंटम को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो 300% इंक्रीज हो गई है। ओके, सो लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखो इसको कंपेयर करके आप समझ सकते हो कि कुछ जगह पर कई ट्रिक्स हमारे कैसे काम आती हैं। लेट अस सी, क्वेश्चन क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 100%. What is the percentage change in the kinetic energy? ये क्वेश्चन है। लीनियर मोमेंटम को 100% इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना % इंक्रीज आया, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको 100% इंक्रीमेंट निकालना आना चाहिए। सॉल्यूशन लेट अस सी, क्या करना पड़ेगा, पहले P इनिशियल मान लेते हैं P है, तो P फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, P इनिशियल प्लस 100%। जितने % बढ़ाना होता है बेटा, अगर 10% बढ़ाना होता तो 10/100 इंटू P। अब इन्होंने बोला 100% बढ़ा दो, तो 100/100 इंटू P, तो कितना बन गया, 2P हो गया।
यानी कि पी फाइनल आपका 2p हो गया, राइट। अब हम के इनिशियल किसके इक्वल है, पी स्क्वायर बाई 2m, गुड। अब के फाइनल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2p का स्क्वायर बाई 2m। सर ये तो पिछला क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बन गया। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा था बस क्वेश्चन में, इन्होंने क्या बोल दिया, इसको टफ बनाने के लिए p को ट्वाइस नहीं बोला, इन्होंने बोला p को 100% इंक्रीज किया है, यानी कि एक स्टेप और लग गया आपका, एक और मैथ्स का कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। तो बेटा यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें बन के फिर एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। ओके, सो अब आप इसका आंसर तो हमें पता ही है, तो के फाइनल कितना आ गया बेटा, 4p स्क्वायर बाई 2m, यानी कि के फाइनल इज 4 टाइम के इनिशियल। ओके, तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया बेटा, परसेंटेज चेंज आ गया चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो चेंज कितना आ गया, 3 टाइम्स के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इनटू 100, तो 300% आ गया, राइट। तो आप देखो एक स्टेप एक्स्ट्रा इन्होंने इसमें डाल दिया। अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो ये है कि कई बार ये इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। ये क्या बोलेंगे, देखना बेटा ध्यान से, कि ये बोलेंगे लीनियर मोमेंटम को 0.1% से बढ़ा दिया। अब बेटा 0.1% से बढ़ाने का मतलब क्या है, 0.1/100, यानी कि कितना हो जाएगा ये 0.1/100 मतलब 1/, मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ, ये p प्लस p/1000 हो गया, तो 1001 अपॉन 1000 इंटू p, ये p फाइनल हो गया बेटा। अब देखो इसको करके, k इनिशियल इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m, k फाइनल इक्वल्स टू 1001 अपॉन 1000 इंटू p का स्क्वायर। अब आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हो बेटा कितनी मुश्किल होगी, k फाइनल इक्वल्स टू दिस स्क्वायर अपॉन 2m, तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, राइट। मेथड तो यही है, लेकिन बेटा इसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसका एक शॉर्टकट निकाला गया, ये कैलकुलस से आता है, ये आपको मैथ्स की क्लास में सिखाया जाता है अच्छे से। तो हमने उसको यूज़ करना है डायरेक्ट, बट आपको बिल्कुल जानना चाहिए इसलिए कहाँ से आया कैसे आया है, तो मैं आपको वो डायरेक्ट लगाना सिखाऊंगा कैसे लगाना है। k इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। अगर कोई बोलेगा कि सर ये आया कहाँ से वो भी बताओ, तो आप लिख सकते हो, तो मैं आप उसके ऊपर भी एक लेक्चर डाल दूंगा कि आया कहाँ से कैसे आया है, राइट। लेकिन आपको अभी लगाना सीखते हैं कैसे लगाना है। k इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m। ओके बेटा इसमें क्या करना होता है, लेकिन आपको याद रखना है, ट्रिक इज जस्ट फॉर स्मॉल चेंजेस। 2%, 5% इतने तक चेंज हो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा चेंज हो तो आपको उसी मेथड से जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि उन्होंने बोला कि 50% मोमेंटम बढ़ा दिया और आपने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर। ये अप्रॉक्सीमेशन है, तो इसमें थोड़ा सा एरर होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लोज आंसर आता है। ओके, तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, सीधा डेल्टा k बाई के इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा p बाई पी। डेल्टा k बाई के, डेल्टा k क्या है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा p क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सर ये कहाँ गए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका डेल्टा है ही नहीं, क्योंकि 2 देखो 2 तो 2 ही होता है, 2 के अंदर कोई एरर नहीं है। ये प्योर ये जो नंबर होते हैं बेटा ये एग्जैक्ट होते हैं, 2 के अंदर कोई एरर नहीं है, 2 2 ही है, 3 3 ही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। मास में भी कोई चेंज नहीं है, एरर मतलब चेंज कितना है, तो मास जो है, क्या ऑब्जेक्ट का मास चेंज हुआ, नो मास डिड नॉट चेंज, तो m का भी डेल्टा m 0 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपने हटा देने, इनको यूज़ नहीं करना, 2 टाइम्स डेल्टा p बाई पी। अब उसके बाद दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है अभी आपको बताता हूँ। देखो अभी मैंने आपको बताया था परसेंटेज चेंज किसके इक्वल होता है, परसेंटेज चेंज होता है
चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो आप देखो, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो यही तो आपको चाहिए। दिस इज व्हाट यू वांट, डेल्टा के बाय के इंटू 100 ही हमें चाहिए, इक्वल्स टू 2 इंटू, और ये बेटा परसेंटेज चेंज इन पी ही आपको दिया हुआ है 0.1, 0.1, तो कितना आ गया बेटा 0.2%। तो ये आंसर आ गया आपके पास बेटा, डेल्टा के बाय के इंटू 100, 0.2%। बट यू हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस फार्मूला। इसको फॉर्मूले को बहुत केयरफुली यूज़ करना है। जब आपका परसेंटेज चेंज कम हो तब बेटा इसको यूज़ करना है, राइट। सो ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज acted upon by two forces of 3 Newton and 4 Newton, which are acting at 90 degree to each other, which are acting at 90 degree to each other. Find the kinetic energy of the object 10 second after the start. 10 second after the start. Mass of the object is 1 kg. ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कहते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, इस ऑब्जेक्ट पे बेटा दो फोर्स लगी, 3 न्यूटन और एक फोर्स लगी 4 न्यूटन, और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ओके। अभी बोल रहे हैं 10 सेकेंड तक ये फोर्स लगी, राइट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और ये फोर्स 10 सेकेंड तक लगी। ये बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बताओ 10 सेकेंड के बाद कितनी होगी। अब बेटा ऑब्वियसली बात है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपको हाफ mv² लगाना है, तो हमें v चाहिए। अब v कैसे निकलेगा, लेट अस सी। तो सबसे पहले तो बेटा u कितना है 0, एक्सेलेरेशन हमें नहीं पता, v हमें फाइंड करना है, और t इन्होंने दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड। सबसे पहले एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगी बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखो इन्होंने न्यूटन लॉ लगा दिया, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा, एफ नेट हो जाएगा 3 और 4 का रिजल्टेंट, यानी कि √3² + 4²। बेटा आपको वेक्टर लेक्चर देखना चाहिए अच्छे से, 3² + 4² √, राइट। बेटा पीछे वाले भी लेक्चर धीरे धीरे रिवाइज करते रहा करो, ताकि आपको उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अप्लाई करने आए। 3² + 4² √। सर ये मैंने क्या लगाया बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, p² + q² + 2pq cos थीटा √। थीटा 90 हो गया तो वो थीटा वाली टर्म चलेगी बेटा। तो मास कितना दिया हुआ 1 × a, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 5 m/s²। तो एक्सेलेरेशन 5 आ गया, हम यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, तो आपके पास v आ जाएगा, v = u + at, यानी कि 50 m/s। बस अब तो इट इज़ वेरी इजी, इट्स लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम ए चाइल्ड। मतलब बहुत इजी काम को बोलते हैं बेटा टेकिंग कैंडी फ्रॉम ए चाइल्ड, पर मुझे लगता है मुश्किल है कैंडी फ्रॉम ए चाइल्ड लेना, लेकिन चलो बोलते हैं कि इट्स वेरी इजी टू अब इसको इजी क्या करना है बेटा, हाफ mv², सीधा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ mv²। तो हाफ इंटू मास कितना बेटा 1 इंटू v का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, 50² तो 12
2500 आ जाएगा, तो 1250 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी। काइनेटिक एनर्जी इज 1250 जूल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगी, राइट। बाकी बेटा क्वेश्चन तो आप जितने भी कर सकते हो उतना ही कम है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में होगा बेटा, उसमें होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आपको क्लास 12th में भी बहुत अच्छे से यूज़ होगी और आपको कोशिश करनी है कि इसको मैं अच्छे से समझूं, राइट। बहुत अच्छे से इसको समझना है ताकि आपको आगे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आए, राइट। अगेन बेटा आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक वेरी हार्ड। सोचना है बहुत अच्छे से, क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सिर्फ मोनोलॉग से काम नहीं चलता कि आप सुनो और आपको वो चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। ओके बेटा, स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।